तो अगला टॉपिक रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या होता है ये देखना है मुझे। रेजोनेंस, तो रेजोनेंस में ट्रांजिशन होता है स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई का ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट। तो रेजोनेंस में ट्रांजिशन ऑफ स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। अब इसमें एनर्जी एब्सॉर्प्शन ऑफ स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई, इसमें कैसे होता है, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस, दैट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर रेडियो फ्रीक्वेंसी से डाली जाती हैं स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड की प्रेजेंस में रेडियो फ्रीक्वेंसी डाली जाती हैं जिससे स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाती हैं, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। द लोअर एनर्जी लेवल्स, द लोअर एनर्जी लेवल, इसमें एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट, जो एक्साइटेड स्टेट होता है उसमें जो न्यूक्लियाई होते हैं वो कम होते हैं और जो ग्राउंड स्टेट होता है उसमें न्यूक्लियाई ज़्यादा होते हैं। तो द लोअर एनर्जी लेवल्स, the lower energy levels, the lower energy levels contains, the lower energy levels contains more nuclei, the lower energy levels contains more nuclei, slightly more nuclei. The lower energy levels contains more nuclei as compared to excited state, as compared to excited state. लोअर एनर्जी लेवल्स के अंदर स्लाइटली मोर न्यूक्लियाई होते हैं एज कंपेयर टू एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट का न्यूक्लियाई में जाना, एक्साइटेड स्टेट मतलब न्यूक्लियाई ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, दैट इज कॉल्ड क्या, रेजोनेंस। क्या, रेजोनेंस, ये रेजोनेंस होता है। अब ये रेजोनेंस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड होना चाहिए, उसके लिए आपको पर्टिकुलर रेडियो फ्रीक्वेंसी अप्लाइड होनी चाहिए, जो डेल्टा ई होता है, डेल्टा ई जो आपका ये डेल्टा ई है। पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड के लिए पर्टिकुलर डेल्टा ई मतलब आपका कुछ भी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के लिए कांस्टेंट डेल्टा ई आएगा और पर्टिकुलर टाइप की मतलब उस मैग्नेटिक फील्ड के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी भी फिक्स होंगी। तो ये था आपका थोड़ा बहुत रेजोनेंस के बारे में। फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है इसमें। अब आता है इसमें सेकंड, ये था आपका एक इसका थोड़ा सा पार्ट। इसमें अगला द अमाउंट द एनर्जी इक्वल टू, द एनर्जी इक्वल टू 2 म्यू एच बी, 2 म्यू, द एनर्जी इक्वल टू म्यू एच बी इज सप्लाइड that is frequency of incoming, frequency of incoming, that is frequency of incoming RF radiation is same to
is same to Larmor frequency. इसमें बोला था एनर्जी इक्वल टू म्यू एच बी सप्लाइड दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग RF रेडिएशन इज सेम टू लार्मर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पिनिंग न्यूक्लियाई अगला इसमें अब आपको लिखना कैसे है, रेजोनेंस के बारे में पूछ लिया जाए, पेपर में आता है। एक्सप्लेन रेजोनेंस इन द टर्म ऑफ NMR। ये NMR में रेजोनेंस को एक्सप्लेन करिए। द प्रोसेस इन विच ट्रांजिशन ऑफ स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। द प्रोसेस रेजोनेंस the process in which, ये एक प्रोसेस है, मैंने आपको बताया था ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है न्यूक्लियाई। तो द प्रोसेस इन विच ट्रांजिशन ऑफ स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई from ground state to excited state. The process in which transition of spin active nuclei from ground state to excited state takes place by the absorption of RF radiation, when there is correspondence when there is correspondence in between the frequency of incoming radiation when there is a correspondence in between the frequency of incoming, तो correspondence in between the frequency of incoming RF signal and that medium and that of medium, इसमें जो मीडियम है वो क्या होगा, मीडियम and that of medium in presence of applied magnetic field is called resonance. तो ये मैंने आपको डेफिनेशन लिखी, द प्रोसेस इन विच ट्रांजिशन ऑफ स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, नीचे से ऊपर जाना, फिर उसके बाद टेक्स प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ RF रेडिएशन व्हेन देयर इज ए कोरस्पोंडेंस इन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग रेडिएशन एंड दैट ऑफ मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड फील्ड। जो आपका मीडियम होगा वो दैट इज कॉल्ड अप्लाइड फील्ड, और आपको जरूरत क्या पड़ेगी, RF रेडिएशन की, और क्या, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। अब लास्ट में आता है प्रिंसिपल ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपने न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ा,
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा, रेजोनेंस के बारे में पढ़ा। अब आता है आखिर में लास्ट में, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, उसमें क्या क्या होना ज़रूरी है प्रिंसिपल में, ये देखना है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सेम बात लिखनी है। इसमें क्या क्या लिखा था मैंने, रेजोनेंस में प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें लिखा था मैंने द प्रोसेस इन विच, तो इसमें लिखना है द प्रोसेस की जगह निकला है इसमें इन्वॉल्व्स, कि इट इन्वॉल्व्स ट्रांजिशन। इसमें मैंने लिखा था प्रोसेस इन विच द ट्रांजिशन, इसमें लिखना है द इट इन्वॉल्व्स ट्रांजिशन ऑफ spin active nuclei from ground state to excited state by the absorption of RF radiation when there is correspondence in between the frequency of incoming RF radiation and that of medium in presence of applied magnetic field this is called principle of NMR spectroscopy। तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो रेजोनेंस है उसमें द प्रोसेस इन विच ये लिखना होता है और इसमें लिखना होता है इट इन्वॉल्व्स। अगला आपका आता है, इसमें अगला आएगा रिलैक्सेशन। The energy absorbed with NMR techniques, radio frequency radiation, are incapable of breaking weak covalent bond. So NMR is a non-destructive technique। मतलब क्या NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में बॉन्ड टूटते या बनते हैं ये, तो सैंपल कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। अगला केस इसमें ये आता है कि क्या सैंपल डिस्ट्रॉय होता है या नहीं होता, तो सैंपल कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो सैंपल की बात हो रही थी इसमें
कि सैंपल आपका डिस्ट्रॉय होता है या नहीं होता, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर सैंपल डिस्ट्रॉय बिल्कुल नहीं होता NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो इसमें देखना द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड विद NMR टेक्निक्स दैट रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन आर इनकेबल ऑफ ब्रेकिंग द वीक कोवलेंट बॉन्ड, सो NMR इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक। अब आता है टाइप ऑफ रिलैक्सेशन प्रोसेस, स्पिन लैटिस, स्पिन स्पिन ट्रांसवर्स प्रोसेस। द रिलैक्सेशन आता है द प्रोसेस in which the excited nuclei get deactivation from higher nuclear spin state and return to ground state by the loss of energy without emission of radiation is called relaxation process। इसमें आप ये देखना एक्साइटेड, ऊपर जैसे ही आपका ये था यहाँ पे न्यूक्लियाई चला गया, थोड़ी देर बाद देखा कि वो यहाँ आ गया, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन। तो अब इसमें जो टाइप आएंगे, टाइप ऑफ रिलैक्सेशन प्रोसेस, तो इसमें आएंगे स्पिन लैटिस, स्पिन स्पिन। तो स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन, द लॉस ऑफ एनर्जी बाय इंटरेक्शन। अब जो एनर्जी आती है रिलीज होती है, यहाँ से भी आपने बोला कि द प्रोसेस इन एक्साइटेड न्यूक्लियर गेट डीएक्टिवेटेड फ्रॉम हायर एनर्जी न्यूक्लियाई स्टेट टू रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट, मतलब हायर एनर्जी टू ग्राउंड स्टेट, मतलब पहले एनर्जी ज़्यादा थी, नीचे आगे उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन। तो स्पिन स्पिन लैटिस, स्पिन स्पिन, मतलब एनर्जी जाती कहाँ है वो, द लॉस ऑफ एनर्जी बाय इंटरेक्शन इन बिटवीन एक्साइटेड न्यूक्लियर स्टेट एंड ग्राउंड सराउंडिंग एनवायरनमेंट, दैट इज लैटिस उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, दैट इज कॉल्ड स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन। स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन, द लॉस ऑफ एनर्जी by interaction in between excited state nuclei and neighboring active nuclear state with identical frequency but differ quantum state is called spin spin lattice spin spin relaxation। The loss of energy by interaction in between excited nuclei and neighboring spin active nuclei, मतलब जो एनर्जी जो रिलीज होती है वो नाइबरिंग स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई उसके साथ एक्सचेंज हो जाती है थोड़ी बहुत, दैट इज कॉल्ड स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन। अब आता है रिलैक्सेशन टाइम। तो द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ न्यूक्लियाई इन हायर एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन ऑफ द टाइम टेकन बाय सर्टेन ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई टू लॉस देयर फ्रैक्शन एक्सेस एनर्जी ड्यूरिंग रिलैक्सेशन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम अगला टॉपिक आएगा इसमें, क्या, रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया, व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइप में आप देखेंगे द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ न्यूक्लियाई इन हायर एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, और द टाइम टेकन बाय द सर्टेन रेगुलर टू लॉस देयर फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस एनर्जी ड्यूरिंग रिलैक्सेशन प्रोसेस। जो एक्सेस एनर्जी होती है रिलैक्सेशन प्रोसेस ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं हम रिलैक्सेशन। जो टाइम जो लगेगा रिलैक्सेशन टाइम कहलाएगा। जो आपको रिलैक्सेशन प्रोसेस में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने में, या फिर एक्सेस जब वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो पहले थी उसी एनर्जी पर आने के लिए, मतलब लो एनर्जी आने के लिए, मतलब जो आपके पास उसके पास एक्सेस एनर्जी है उसको लूज करने के लिए जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो इसमें अगला इफेक्ट ऑफ रिलैक्सेशन टाइम ऑन द विड्थ ऑफ सिग्नल। तो इफेक्ट ऑफ रिलैक्सेशन टाइम ऑन द विड्थ ऑफ इज गिवन बाय हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ये फार्मूला है डेल्टा ई डेल्टा टी एच न्यू। तो यहाँ पर डेल्टा वी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T1, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इफ द रिलैक्सेशन इज टू फास्ट, टाइम इज लेस, then line width increases, broadening of signals in the resultant of NMR spectrum is observed। अगर आपका टाइम लेस है तो ब्रॉडनिंग ऑफ द सिग्नल मिलेगा,
द ब्रॉडनिंग ऑफ सिग्नल ओकर्स एज, कि किस किस की वजह से हो सकता है, पैरामैग्नेटिक इम्प्योरिटीज सच एज ऑक्सीजन और मैग्नेटिक मटेरियल आयन इट आर ऑब्जर्व्ड, कि सैंपल के अंदर पैरामैग्नेटिक इम्प्योरिटीज है, मैग्नेटिक मटेरियल है, आयंस है, देयर इज आर ऑब्जर्व होने की वजह से, मतलब पैरामैग्नेटिक इम्प्योरिटीज होने की वजह से भी सिग्नल ब्रॉड हो सकता है। अगर आपके अंदर आपका सैंपल, उसने बोला कि सॉलिड और विस्कस होगा तो स्पेस रिलैक्सेशन टाइम बिकम फास्ट इन सॉलिड, मतलब कम होगा क्योंकि सॉलिड के अंदर रिलैक्सेशन टाइम होगा, ट्रांजिशन जल्दी जल्दी होंगी, तो इसके कारण से आपका टाइम कम लगेगा, सिग्नल ब्रॉड आएगा। तो मेरे को शार्प सिग्नल के लिए क्या करना पड़ेगा कि मेरे को ऑलवेज अवॉइड पैरामैग्नेटिक इम्प्योरिटीज को मुझे अवॉइड करना होगा। ऑलवेज अवॉइड यूज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, मतलब आपको हमेशा सैंपल जो लेना है वो सॉलिड और लिक्विड उसको अवॉइड करना पड़ेगा। उसको आपको या तो डाइल्यूट सॉल्यूशन या गैसियस फॉर्म में लेंगे। ऑलवेज अवॉइड यूज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एज सैंपल यूज डाइल्यूट सॉल्यूशन इन डाइल्यूट, द मोलिक्यूल्स आर मोर फ्री टू मूव सो द रिलैक्सेशन टाइम्स आर नॉट वेरी फास्ट। तो ये था आपका थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन के बारे में, वेट्स ऑफ द सिग्नल के बारे में। अगला जो टॉपिक आएगा आपका वो आएगा न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोमीटर, एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर। ऑर्गेनिक कंपाउंड स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं, उसका प्रिंट ये आगे जाके मैं बताऊंगा आपको अगली क्लास में कि न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोमीटर में क्या क्या होता है, एसेंशियल फीचर ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर क्या होंगी, सैंपल प्रोब क्या होगी, पावरफुल मैग्नेट क्या होंगी, ये आपको बताऊंगा। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन टेस्ला, एनएमआर मॉडर्न एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर, ये कुछ चीज़ें अगली क्लास में आपको बताया जाएगा। ओके।